हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ब्रेन्स। और आज हम लोग देखने वाले हैं घटना चक्र का जो बायोलॉजी है, क्योंकि आधा हमने देख लिया था उस दिन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से। तो जितने भी नए लोग हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। मानव गुर्दे में जो है निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। मानव गुर्दे में जो निस्यंदन इकाई है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है, और इसका उपयोग जो है रक्त से पानी, आयनों और छोटे अणुओं को अलग करने में होता है। अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को निस्यंदित करने तथा आवश्यक जो अणु हैं उनको रक्त में पुनः भेजने के लिए किया जाता है। अगला है, मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? मनुष्य में जो गुर्दा है ये किसके तंत्र का हिस्सा है? मलत्याग का हिस्सा है। मनुष्य में जो गुर्दा है ये मलत्याग प्रणाली का हिस्सा है, और गुर्दे जो है ये रक्त से तरल अपशिष्ट को छानकर मूत्र निर्मित करते हैं, और गुर्दे शरीर के तरल पदार्थों की परासरणीयता को नियंत्रित करते हैं। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी एडवाइस है कि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है घटना चक्र। तो किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला है तंत्रिका तंत्र से। देखिए क्या है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है इसमें किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो किसके? मस्तिष्क की। ईईजी जो है मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है जो विभेदक प्रवर्धन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। कौन सा विकिरण है? इंफ्रारेड। कौन सा? इंफ्रारेड। देखिए क्या है, जो इंफ्रारेड है ये विकिरण या अवरक्त विकिरण का उपयोग जो है मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। अगला है, इनमें से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? किस ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? पीनियल को। मानव के मस्तिष्क में स्थित जो है अत्यंत छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड, इसको मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथैलेमस में अवस्थित होती है, और इसके अन्य नाम है कॉनेडियम और एपिफाइसिस। यह जो है मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है जो कि शरीर की जैविक घड़ी के विनियमन में मुख्य भूमिका निभाती है, और यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है सभी स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक क्या है? हार्मोन है जो कि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नाम के हिस्से में पैदा होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि में इकट्ठा रहता है। नर का जो है मादा के प्रति आकर्षण पैदा करने में इसकी विशेष भूमिका रहती है, और इसीलिए इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। जबकि एरिथ्रोमाइसिन जो है ये जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के क्या हैं? उदाहरण हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो कौन सा हार्मोन है? जो इंसुलिन है यह हार्मोन है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अग्नाशयी दीपिकाओं के बीटा कोशिका द्वारा निर्मित होता है, और इसे शरीर का मुख्य एनाबॉलिक हार्मोन माना जाता है। यह रक्त में ग्लूकोज को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करता है? इसके दो लक्ष्य हैं। पहला तो उत्तक होते हैं और स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके जो स्तन हैं, शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन जो है इसका इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पिटोसिन कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? तो किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का जो स्राव थायराइड ग्रंथि होता है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है, और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है यह थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी के थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से इसमें क्या हो जाता है? घोंघा जैसी बीमारी हो जाती है। क्या चीज? घेंघा जैसे रोग हो जाते हैं।
अगला है पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है, तो कहाँ पे? मस्तिष्क में होती है। पीयूष या जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक क्या है? छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का जो परिवर्धन है कौन सी है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रियाएं हैं। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है और यह सहज कार्यों को नियंत्रित करती है। अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी क्रिया के रूप में क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। अगला है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का जो तापक्रम है ये नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस को। मानव शरीर का जो तापक्रम है वो सामान्यतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण है शरीर में तापमान नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना। मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग है वो इस प्रक्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। कौन करता है? जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है केंद्र कहाँ पर है? प्रतिकृति क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है ये कशेरुक रज्जु में होता है और मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेंडुला ओब्लांगेटा से आरंभ होकर कशेरुक दंड से में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क का आवरण ढका रहता है और ये कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती हैं। अगला है निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो जो है सेरिबेलम भी करता है, कान भी करता है और पसली भी करते हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो गए। कान के अंदर उपस्थित जो मैक्यूला है और क्रिस्टे शरीर के संतुलन को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। इसके अलावा सेरिबेलम जिसे छोटी मस्तिष्क भी हम लोग कहते हैं और पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, यह भी शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। अगला है थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH। थायराइड गले के पास कई पाई जाने वाली जो है एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनियमन करता है। ये जो हार्मोन है TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और इसका निर्माण है पीयूष ग्रंथि में ही होता है। अगला है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। आगत तथा जो निर्गत तंत्रिकाएं ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये तंत्रिका तंत्र का प्रसंस्करण केंद्र है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो प्रमुख कार्य है क्या है? सूचनाओं को संसाधित करना, रक्तचाप और श्वास को नियंत्रित करना, शारीरिक कार्यों को विनियमित करना और समन्वित करना इत्यादि। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शरीर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की भी भांति क्या करती है? कार्य करती है। अगला देखिए, अगला है जनन एवं भ्रूणीय विकास से गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंगों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। देखिए क्या है, गर्भ में जो है भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अगला है महिला सेक्स हार्मोन कौन सी है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जिसका उत्पादन स्ट्रोमा अंडाशय की ग्राफिन पुस्तिकाओं की थीगा इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजनवृत्ति की आयु तक होती है। और प्रमुख एस्ट्रोजन जो है ये कौन सी है? एस्ट्रेडियोल होता है जिसे नाड़ी विकास हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है मादा का द्वितीय लैंगिक लक्षणों का होता है और ये जो है क्या होता है? उसके विकास में सहायक होता है, लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है और इसे आप देख लीजिएगा। अगला है भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण किस में मिलता है? बीज में मिलता है और ये इसका व्याख्या है, देखिएगा। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? एक दो जो छोटी छोटी व्याख्याएं हैं उसे स्किप करते चल रहे हैं। आप इसे हमारे टेलीग्राम जो चैनल है BPSC ब्रेन्स का, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे प्रत्येक डे का जो है प्राप्त होता है PDF, हर एक वीडियो का है अपलोड है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, सभी से। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव तथा जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही क्या होते हैं? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। मानव में जो आंतरिक निषेचन है मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक इससे जननांग में प्रवेश करते हैं और शुक्राणु जो है अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु जो है योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय, ग्रीवाशय, गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं।
अंततः जो सिर्फ एक शुक्राणु है डिंबवाहिनी, ये नली में क्या करते हैं, अंडाणु को निषेचित करते हैं। अगला है पादप कार्यकी से, इसमें सबसे पहला है प्रकाश संश्लेषण से। देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट नामक जो कोशिकांग है उसमें जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हरे रंग का वर्णक जो है क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम में पाया जाता है, पर्णहरिम में पाया जाता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का जो उपोत्पाद है कौन है, O2। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से जो ली गई कार्बन डाइऑक्साइड है तथा मृदा से जो शोषित जल है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को अप्रधान रचना या उपोत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। C6O2 प्लस 12H2O प्रकाश और बटे पर्णहरिम है, ये C6H12O6 प्लस HCl6H2O प्लस 6O2 से बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है। अभिक्रिया का जो वास्तविक स्थल होता है क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। साइटोप्लाज्म के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की जो अंधेरी अभिक्रिया है इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है क्योंकि इसमें से ऐसे एंजाइम भाग लेते हैं इसमें जो कि वातावरण के लिए CO2 का अपचयन करके शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं उसे। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। कब बदलती है, तो जो है क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ठीक है, ATP में बदलते कब, क्लोरोप्लास्ट जो है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है और यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का क्या कारण है। अगला है श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में ये क्या होती है, भंडारित होती है, ये सत्य है। श्वसन प्रक्रिया के तहत ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में क्या होती है, भंडारित होती है। सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जिस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा को ATP जैवाणु में क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, कैल्शियम। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है और यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है और मैग्नीशियम के अतिरिक्त जो है क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। अगला है प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का जो विसरण है वो कारण है। ऑक्सीजन प्ररोह की जो है नोक पर संश्लेषित होते हैं और इसका जो कोशिकाओं के दीर्घ समय तक बढ़ने में ये क्या करते हैं, कोशिकाओं को दीर्घ समय तक बढ़ने में मदद करते हैं। जब प्रकाश पौधों के एक तरफ से आता है तो ऑक्सीजन प्ररोह के छायादार भाग की तरफ विसरित होता है, तो ऑक्सीजन की यह सांद्रता दीर्घ समय तक वृद्धि करने के लिए कोशिकाओं को प्ररोह के उस हिस्से की तरफ प्रेरित करती है जो प्रकाश से दूर होता है, इसलिए प्रकाश की तरफ पौधा झुका हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। अगला है पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे परासरण कहा जाता है। पानी मिट्टी में जो है जड़ों में परासरण की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। अगला है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, कौन सा धातु आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है और जो क्लोरोफिल है ये पौधों में उपस्थित हरा प्रकाश संश्लेषक वर्णक है। ये प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो पौधों और पेड़ों की जो खाना तैयार करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। हरे पादप स्वपोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, CO2 एवं जल स्तर H2O का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है निम्नलिखित में से
किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए? प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। क्लोरोफिल का जो रासायनिक फोटो रिसेप्टर है उसे हम प्रकाशग्राही कहते हैं, जो कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ग्रहण करता है। यह जो है दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल और नीले क्षेत्रों में प्रकाश को अवशोषित करता है और हरा प्रकाश अवशोषित नहीं होता है बल्कि परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण कोई पौधा हरा दिखाई देता है। कोई पौधा क्या होता है? हरा दिखाई देता है। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश के जो लाल और नीले रंग है उसको क्या करता है? अवशोषित करता है। क्लोरोफिल एक रासायनिक फोटो रिसेप्टर है और ये जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश को रोकता है और यह दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम को लाल और नीले तरंगदैर्घ्य क्षेत्र से अवशोषित करता है। हरा प्रकाश इसमें अवशोषित नहीं होता है और इसी कारण कोई पौधा क्या होता है? हरा दिखाई देता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। कौन सी है? पादप कार्य की। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के अध्ययन से संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश संश्लेषण के कार्य का अध्ययन करती है उसे पादप कार्य की हम लोग कहते हैं। अगला है पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पे है? उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पौधों के सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिका में होती है, अर्थात पौधों के से जो है समस्त हरित भागों में होती है। पौधे के समस्त हरित भागों में होती है और यह क्रिया विशेषता पत्तियों में मेसोफिल ऊतक में होती है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है पौधों में प्रतिदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं। कौन है? गार्नर और एलार्ड। गार्नर और एलार्ड के बारे में देखते हैं। तो जो है पौधों में प्रतिदीप्ति कालिता की खोज जो है गार्नर और एलार्ड ने की थी। पौधों द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय के प्रति अनुक्रिया को प्रतिदीप्ति कला कहते हैं। अगला है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। अपघटक वे जैविक घटक जो अपने पोषण के लिए प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, कार्बन, लवण तथा फास्फोरस व कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। अगला है पादप पोषण से क्या है? अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। जो अदरक है इसमें क्या होता है? नोड और इंटरनोड होता है। क्या है? नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विश्लेषण है। चूंकि अदरक में ये संरचना पाई जाती है अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा? साइटोकाइनिन। क्या है? जो साइटोकाइनिन है पादप हार्मोन, जिन्हें हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, एक प्रकार के रसायन होते हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं। पौधों में मुख्यतः 5 हार्मोन पाए जाते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्रेसिक अम्ल। अगला है परागन की सुपरिभाषा है। परागन की सुपरिभाषा क्या है? परागकण जो है ये पराग केशर के क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है। परागकण में पुष्प के परागर केशर के परागकण स्थानांतरित होकर पुष्प के स्त्री केशर तथा क्लोम छिद्र तक पहुंचते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। अगला है पादप कली है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रौढ़ में कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने की अंतिम छोर पर क्या होती है? उत्पन्न होती है। अगला है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। लवण विरोध भेद जो पादप हैं उन पादपों को कहते हैं जो लवण युक्त जल में पैदा होते हैं। लवणतायुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण मृदा भेदी। अगला है निम्न में से किस पौधों ने खाद्य सामग्री संग्रहण करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो अदरक ने। क्या है? अदरक, आलू, शकरकंद जैसे जो पौधे हैं ये खाद्य सामग्री को तने में संशोधित करते हैं। अगला है पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे किससे प्राप्त करते हैं? तो ये किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे द्वारा जो है जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ये जो खनिज तत्व या पोषक तत्व इसे कहते हैं और इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है।
अगला है जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की जो खोज है ये किसने की है? तो जीवाणु की जो खोज है ल्यूवेनहुक ने की है। एंटोनी और ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की क्या की थी? पहचान की थी। अगला है संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधों में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। अगला है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति जो पौधा है कहाँ मिलता है? बीज और तना काट से। माँ पौधे की भांति पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है। अगला है कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? जो कीटभक्षी पौधे हैं मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से। जो कीटभक्षी पौधे हैं ऐसे मिट्टी में उगती है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। अगला है लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो लैग हीमोग्लोबिन आवश्यक है। जो लेग्यूमिनस पौधों में है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लैग हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण वर्णक है और यह ऑक्सीजन से बचाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए क्या है? हानिकारक है। अगला है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से जो है पुष्प पौधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागन द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है और बीज के अनुकरण से क्या होता है? पुनः पौधा बनता है। अगला है पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा में मदद करता है। कौन मदद करता है? तो जो है उपरोक्त में से एक से अधिक। पौधे का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियों फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ साथ क्या करता है? पौधे को आकार देने में यह भी अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। अगला है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके प्रवर्धन के लिए? गन्ना के। गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली कलम या पेड़ी द्वारा होता है लेकिन हर मूड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताजी डाली कलियों का पुनः रोपण करना पड़ता है। अगला है मटर का पौधा है। मटर का पौधा क्या है? एक शाक है। मटर के पौधे के बारे में देखें तो मटर एक शाक कुल का द्विबीजपत्रीय पौधा है। यह रबी फसल है। स्वर्णरेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी क्या है? मुख्य प्रजातियां हैं। अगला है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। फलियों में जो है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और इनके पौधे लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत आते हैं। इनकी जड़ों की जो ग्रंथिकाएं हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरणतः मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि सभी में ये पाई जाती हैं। अगला है किस में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? किस में परिवर्तन के कारण? कोशिकाओं में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण। दिन के समय अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है और जाइलम के माध्यम से क्या होते हैं? पौधों के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित होते हैं जिससे रक्षक कोशिका फूल जाती है। परिणामतः क्या होता है? रंध्र छिद्र जल जाता है। रक्षक कोशिका रात में सिकुड़ जाती है और सख्त हो जाती है क्योंकि जड़ें कम पानी सोखती हैं और रंध्र छिद्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं इस कारण से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा से मेल सही नहीं है? तो आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ जो ये सही नहीं है। क्या है? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना वाली संरचना पेड़ नहीं झाड़ी होती है। ध्यातव्य है कि पौधे पृथ्वी पर प्रमुख उत्पाद की भूमिका निभाते हैं और इसके अतिरिक्त पौधे जो हैं ये अलग अलग स्वरूप में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है। लता एक प्रकार की कमजोर तना होती है जो सीधे क्या होती है? खड़ी नहीं हो सकती है। अगला है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है जिसका कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों के रंध्रों के माध्यम से जलवाष्प की हानि शामिल होती है और पौधों से जलवाष्प की हानि पौधों को तब ठंडा करती है जब मौसम क्या होता है? बहुत गर्म होता है। अगला है लीची का खाद्य भाग है। लीची का खाद्य भाग कौन है? एरिल। लीची एक स्वादिष्ट रसदार उपोष्णकटिबंधीय फल है।
लीची का खाद्य योग भाग एडिल है। वनस्पतिक रूप से जो लीची है ये सैपिंडेशी कुल का है और भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सर्वाधिक होता है। अगला है अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। क्या होते हैं इसमें? गांठ एवं पर्व होते हैं। देखिए क्या है, अदरक जो है एक भूमिगत रूपांतरित तना है, जड़ नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है? गांठ और पर्व होता है। यह एक प्रकंद तने का भूमिगत रूपांतरण है। प्रकंद एक शाखा युक्त प्रोटेस्ट क्षैतिज रूप से बढ़ने वाला तना है। प्रकंद के अन्य उदाहरण हल्दी, केला और फर्ण इत्यादि हैं। जल परागित पुष्पों के परागकण होते हैं सूखे। जल परागित पुष्प जो है इसके परागकण कैसे होते हैं? सूखे होते हैं। अगला है पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। कौन सा? ऑस्मोटिक दाब। पौधों में जल अवशोषण की जो मूल क्रिया है मूल रोमों द्वारा होती है और यह मूल रोम जो है मिट्टी के कणों के संपर्क में रहते हैं तथा पराशरणी दाब द्वारा कोशिकाएं जल का अवशोषण करती हैं। प्रत्येक मूल रोम में एक रिक्तिका होती है जो कि कोशिका रस से क्या होती है? बड़ी हुई होती है। अगला है संवेदनशील पौधे मिमोसा पुड़ेगा की पत्तियों की गति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं होता है, क्योंकि संवेदनशील जो पौधा मिमोसा है इसकी पुड़िका की पत्ती की गति को सिस्मोनेस्टी कहा जाता है। कैसे? सिस्मोनेस्टी कहा जाता है। यह कुछ पौधों में पाई जाने वाली विशेषता है जिससे पौधों को छूने या किसी प्रकार से हिलने का फलस्वरूप होने वाली एक क्या है? प्रतिक्रिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो कौन सा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? एक वनस्पतिक हार्मोन है और ये रहा इसका व्याख्या, आप देख लीजिएगा इसे एक बार। अगला है पादप जनन से क्या है? निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो कौन सा सच्चा फल नहीं है? सेब। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं और उदाहरण के लिए जो सेब है, काजू है, नाशपाती है, ये सब इसमें शामिल होते हैं। अगला है पाइन, फर, सप्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अनावृत बीजी कहलाते हैं। पाइन, फर, सप्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस ये आदि जो मशहूर लकड़ियां हैं, ये उत्पादक पौधे हैं। ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाने वाले कोणधारी वृक्ष हैं और ये सभी अनावृत बीजी क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। फूल का फल बनता है। फूल का तो फल कब बनता है? अंडाशय में। फूल का फल कहाँ बनता है? अंडाशय में। देखिए फूल पौधों का जनन अंग होता है और फूल में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग पाए जाते हैं। इसमें पुमंग नर जनांग का भाग है जबकि जायांग मादा का। जायांग में अंडा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंड पाए जाते हैं जिसके 3 भाग होते हैं। पहला तो अंडाशय, दूसरा वर्तिका और तीसरा वर्तिकाग्र। फूल का अंडाशय बाद में चलकर फल का रूप ग्रहण करता है। अगला है आर्थिक महत्व से इसमें क्या है? लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो है एक मसाला है और ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये लौंग के फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग जो है बंद कलियां या पुष्प कलिका है जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधों का वानस्पतिक नाम क्या है? साइजीजियम एरोमेटिकम, जो कि कुल मिर्टेसी के अंतर्गत आता है और इसका जन्मस्थल इंडोनेशिया को माना गया है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती हैं। अगला है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं। अगला है करकुमा लोंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो कौन से मसाले का? हल्दी। करकुमा लोंगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। जीरा का वैज्ञानिक नाम क्यूमिन साइमिनम है। लौंग का वैज्ञानिक नाम सिजिगियम एरोमेटिकम है तथा धनिया का वैज्ञानिक नाम कोरिएंडरम सटाइवम है। क्या है? कोरिएंडरम सटाइवम। इल्यूनिन प्राप्त होता है। इल्यूनिन जो है कहाँ से प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ों से। अगला है मलेरिया के लिए क्विनैन एक सामान्य दवा है, एक पौधे से प्राप्त होती है और यह दवा के किस भाग से प्राप्त होती है? ये जो दवा है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तने की छाल से। मलेरिया के लिए क्विनैन एक सामान्य दवा है और यह सिनकोना पौधे के तने की छाल से प्राप्त किया जा सकता है। अगला है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक
दवाएं वेदना निवारक का काम करती है और इन दवाओं को विलों यानी कि वृक्ष की छाल से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है। अगला है हल्दी। पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? हल्दी पौधों के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो किस भाग से? उपयुक्त में से कोई नहीं। हल्दी पाउडर हल्दी के पौधों को भूमिगत तने अर्थात प्रकंद से मिलता है। हल्दी के पौधे के तने को काटकर बाहरी परत को हटाने के बाद बचे हुए तने को सुखाकर और पीसकर हल्दी पाउडर बनाया जाता है। अगला है एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? एक एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। अगला है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोआ। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड या सिकोआ है जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वोल्फिया है। सबसे छोटा किसका है? एंजियोस्पर्म वोल्फिया का वृक्ष छोटा होता है। अगला है द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है किसका? राना टाइग्रिना का। द्विपद नामकरण की पद्धति के अंतर्गत किसी प्रजाति के दो नाम होते हैं, एक सामान्य नाम और दूसरा विशिष्ट नाम या वैज्ञानिक नाम। उपयुक्त में से राना टाइग्रिना मेंढक का वैज्ञानिक नाम है और इस कारण यह द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का क्या है? उदाहरण है। अगला है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। वनस्पति खाद्य सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है लगभग 38 से 42% है, जो कि अन्य फलियों से क्या होता है? ज्यादा होता है। अगला है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा फूल रैफ्लेशिया है। यह इंडोनेशिया की वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 में पहली बार खोजा गया था। इस फूल का व्यास लगभग 100 सेंटीमीटर तथा वजन 10 किग्रा तक होता है। कितना? 10 किग्रा तक। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आप इसे सम्मिलित कीजिएगा और इसकी व्याख्या को आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी ब्रेंच से जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ मिलता है, आप पढ़ सकते हैं खुद से पीडीएफ के जरिए। अगला टॉपिक है रोग एवं उपचार से। इसमें सबसे पहला है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कौन से हैं? तो एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु यानी कि HIV है। अगला है HIV द्वारा होने वाले रोग हैं एड्स। HIV द्वारा होने वाले जो रोग हैं वो कौन से हैं? एड्स हैं। अगला देखिए, अगला है इसिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? इसिहारा जो टेस्ट है ये किससे संबंधित है? रंग अंधता से। इसिहारा टेस्ट रंग अंधता का परीक्षण करने वाली विधि है। इस टेस्ट द्वारा रंग अंधता, प्रोडानोपिया और ड्यूटेरानोपिया रंग की कमियों का पता लगता है। यह टेस्ट जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर शिनोबु इशिहारा द्वारा क्या किया गया था? खोजा गया था। अगला है संक्रामक रोगों का सबसे ज्यादा सामान्य वाहक है मक्खी। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है? मक्खी यानी कि मक्खी है, क्योंकि यह दूषित स्थानों से रोगाणुओं को लेकर क्या करता है? मनुष्य के खाद्य पदार्थों को दूषित बनाता है। साथ ही मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग पर बैठने से संक्रामक रोगों का क्या करता है? प्रसार करता है। ये कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो कैसे? जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित किया जाता है। विदित हो कि कोविड टीकों में जो है स्पाइक प्रोटीन को जेनेटिक कोड से बना मैसेंजर RNA होता है। जब किसी व्यक्ति को कोविड टीका लगाया जाता है तो यह मैसेंजर RNA व्यक्ति की कोशिकाओं में प्रवेश करता है एवं कोविड-19 के समान प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने हेतु एक प्रोटीन का उत्पादन करता है। अगला है जीवाणु जनित रोग। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कौन है? तो जो है पेनिसिलिन, एस्पिरिन एक से ज्यादा है तथा जो सल्फाडायाजिन है ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है और विकल्प क्या है? ई सही उत्तर है। इसमें क्या हो जाएगा? एक से अधिक। अगला है हेपेटाइटिस बी। विषाणु का उद्भव काल होता है। उद्भवन काल कब होता है? 30 से 180 दिन। संक्रमण के कुछ समय बाद रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं और इस काल को उद्भवन काल कहते हैं। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव जो काल है लगभग 75 दिनों का होता है, लेकिन वह
30 से 180 दिनों तक श्रिंक कर सकती है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी रोग है जो विषाणु से होता है और रक्त के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी विश्व का सबसे अधिकतम सामान्य लीवर या यकृत संक्रमण है और यह हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। अगला है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड तथा जो कॉलरा है ये किसका विशिष्ट उदाहरण है? जलजन्य रोगों का। टाइफाइड तथा कॉलरा जलजन्य रोगों का उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण जो है क्या है? मोनेला टाइकी तथा कॉलरा का कारण विब्रियो कॉलेडी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से क्या करता है? रोका जा सकता है। अगला है बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? क्षय रोगियों के लिए। बीसीजी जो है इसका टीका तपेदिक या क्षय रोगियों के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी और जन्म के 12 माह के बाद जो है बीसीजी टीका लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। अगला है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो कौन सा है? बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः जीवाणुओं द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स को कहा जाता है। एंथ्रेक्स जीवाणु से होने वाली बीमारी जिसे हम प्लीहा ज्वर कहते हैं। अगला है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। वो कौन सा रोग है? क्षय रोग। क्षय रोग का कारण जीवाणु है और उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है और वो मर जाते हैं। अगला है कवक जनित रोग। मृत जीवों के अपघटक हैं। कौन है? कवक। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों का अपघटन करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक दोनों ही क्या होते हैं? अपघटक के अंतर्गत आते हैं। अगला है अन्य परजीवी रोग से मादा एनोफिलीज के मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, यह कहाँ पे बैठती है? अधः स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह अधः स्तर के साथ एक कोण पर बैठती हैं। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। उनको 3 प्रजातियों में विभाजित किया जाता है, क्यूलेक्स, एनोफिलीज तथा एडिस। प्रत्येक जीन्स एक विशिष्ट परजीवी के मध्यवर्ती मेजबान के रूप में क्या करती है? कार्य करती है और इसके अतिरिक्त भी इनमें भोजन श्रृंखला, आकार, आवास आदि को लेकर क्या होता है? पर्याप्त अंतर होता है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं। यहाँ पे ये इसका व्याख्या था उसी प्रश्न का, उसको हमने स्किप कर दिया है और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय को क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो ये चारों प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला तो ओजोन अवक्षय से सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे धरती से टकराएंगी, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी, जैसे कि धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना इत्यादि, ये सब इसमें शामिल है। अगला है हीनताजन्य और संक्रामक व अन्य रोग। शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? रक्ताल्पता होता है। शरीर में लौह की कमी से रक्ताल्पता होता है यानी कि एनीमिया हो जाता है और जो है लौह रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। शरीर में लौह युक्त भोजन न करने से शरीर में क्या हो जाती है? लोहे की कमी हो जाती है। अगला है ओंकोजिन संबंधित है। ओंकोजिन किससे संबंधित है? तो कर्क रोग से। ओंकोजिन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। 1970-72 में इसे खोजा गया था और यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस एस्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। अगला है हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कहाँ पे है? उपरोक्त में से एक से अधिक में। मलेरिया संक्रमित जो एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलने वाले प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाली बीमारी है जो पूरे इतिहास में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा रही है। मनुष्य को संक्रमित करने वाली प्लाज्मोडियम की 6 प्रजातियों में से प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम विकैक्स
विवैक्स ब्लेड या स्थानिक क्षेत्रों की आबादी के लिए सबसे ज्यादा स्वस्थ खतरा उत्पन्न करते हैं और इससे यकृत एवं प्लीहा दोनों ही क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। अगला है रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। कौन सा है? रेडियो फास्फोरस P32 कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज में किया जाता है। तो उपयुक्त में से जो एक से अधिक आंसर है हो जाएगा। अगला है तीव्रता एवं प्रयोक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तो कौन सा? आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है और अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अगला है स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। क्यों वो पीड़ित हो सकते हैं? क्योंकि वो जो है उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। उनमें सिर्फ क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों में 2 XX क्रोमोसोम होते हैं, जिससे एक एक्स जो वर्णांधता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्य एक्स क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिलाएं केवल वाहक का कार्य करती हैं, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाता है। अगला है मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। मलेरिया बुखार मच्छरों से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है जो कि फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस मादा मच्छर में एक खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम नाम से जाना जाता है। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफिलीज मच्छर का वाहक है और क्या है, एन्सेफेलाइटिस एवं फाइलेरियासिस करना। एनफेलिस मच्छर जो है ये मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त क्या करती है, एन्सेफेलाइटिस एवं फाइलेरियासिस नामक रोग का वाहक है। एनोफिलीज मच्छर वो उनकी आराम की स्थिति से आसानी से पहचाना जा सकती है। अगला है ट्राइकोमा रोग संबंधित है। ट्राइकोमा रोग किससे संबंधित है? तो एक से अधिक से। ट्राइकोमा रोग का जो संबंध है किससे है? ये एक संक्रामक रोग है जो क्लाइमाइडिया ट्रोकामिस जीवाणु के कारण होता है और संक्रमण के कारक पलकों की भीतरी सतह खुरदरी हो जाती है और इस खुरदरेपन से आंख में दर्द, कॉर्निया का टूटना, अंततः अंधापन भी हो सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो जो 3 और 4 है ये क्या है, सही सुमेलित हैं, क्योंकि एनोरेक्सिया जो है, एनोरेक्सिया नर्वोसा भोजन से संबंधित विकार है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने शरीर के भार को लेकर संशकित रहता है, जिसके कारण वो भोजन खाने से बचता है। अगला है इंसोम्निया। इंसोम्निया एक निद्रा विकार है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को नींद आने में कठिनाई, अत्यधिक नींद लेना, गुणवत्तापूर्ण नींद न आना समस्या से ये ग्रसित रहते हैं। डिस्पनिया। डिस्पनिया सांस की समस्या से क्या होता है, संबंधित एक विकार है। एनोस्मिया गंध की समस्या से संबंधित विकार है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को सूंघने में समस्या होती है। तो विकल्प जो 3 और 4 है वो सही सुमेलित है, तो अभिष्ट उत्तर ए ही सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो आप कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिएगा। अगला देखते हैं और ये इसकी व्याख्या है, आप इसे देख लीजिएगा। अगला है आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी से क्या है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है, पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जीवाणुजन्य रोगों के उपचार में किया जाता है। जो एंटीबायोटिक दवा है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, जीवाणुजन्य रोगों के उपचार में। प्रश्नगत विकल्पों में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है, इसे कवकों से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीकी का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो देखिए, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबम एक चिकित्सा प्रतिबिंबम तकनीकी है। MRI द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी भी कहते हैं। एक्स किरण एवं गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनकारी विकिरण हैं, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में ही किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्ट्रासाउंड एवं MRI इन दोनों ही तकनीकों में किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है।
अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? कौन है? तो जो है एक से अधिक क्लोरामाइन फेनिकॉल एवं प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडिन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। और इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प क्या है? सही है। अगला है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो किस वैज्ञानिक ने पहली बार? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या की थी? टीकाकरण की शुरुआत की थी। अगला है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो गैस का नाम क्या है? एसिटिलीन और एथिलीन। तो क्या हो जाएगा? फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है और कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए वर्ष 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अपनी खोज से आनुवंशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया है। अगला देखते हैं। अगला है कि डॉट डॉट के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो जानवरों के क्लोन किसके तैयार किए जाते हैं? जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी है। जैव प्रौद्योगिकी उन प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित करने के लिए सेलुलर और जैव आणविक प्रक्रियाओं का उपयोग करती है जो हमारे जीवन और पृथ्वी के स्वास्थ्य को क्या करती है? बेहतर बनाने में मदद करती है। जैव प्रौद्योगिकी के जरिए ही जानवरों के क्लोन क्या किए जाते हैं? तैयार किए जाते हैं। अगला है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति का ज्ञान करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? जीन मानचित्रण। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है और इसका उपयोग जीन क्रम निर्धारित करने, जीन के बीच की दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है। अगला है, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वेक्टर जो टीके हैं कैसे काम करते हैं? तो शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर उन्हें नष्ट करके। ठीक है, वेक्टर टीके जो है प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए शरीर में जो रोगजनक है उन पर प्रत्यक्ष हमला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। टीके किसी बीमारी के कमजोर रोगजनक अणु होते हैं जो किसी बीमारी के खिलाफ स्मृति विकसित करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एक प्रशिक्षु एजेंट के रूप में कार्य करती हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली विभिन्न रोगों के खिलाफ प्रतिरोध और सुरक्षा क्या करती है? प्रदान करती हैं। आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको जो है घटना चक्र संपूर्ण कंप्लीट करवा दिया गया है और आज हम लोग साइंस को भी कंप्लीट कर ही लेंगे। अगला है, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो क्या है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, mRNA का विस्तारित रूप है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैसेंजर आरएनए एक प्रकार का एकल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। कोविड-19 महामारी में जो है mRNA वैक्सीन का उपयोग करके कोविड के टीके बनाए गए थे। अगला विविध से है। विविध से क्या है? पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वरणवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? वरणवाद कहते हैं। अगला है, जब क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए। उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। तो प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ठीक हो चुके जो कोविड-19 रोगी हैं उनसे गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। ध्यातव्य है कि प्लाज्मा थेरेपी पुनर्योजी चिकित्सा का एक क्या है? रूप है जो कि क्षतिग्रस्त ऊतक को ठीक करने में मदद करता है और हमारी रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो प्राकृतिक वृद्धि कारक हैं एवं उपयोगी एवं उसे प्रभावहीन करती हैं।
अगला है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे ऊपर तापमान की स्थिति को क्या कहते हैं? ज्वर या बुखार कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग? गैम्बूसिया का प्रयोग। गैम्बूसिया मछली का प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। मच्छर जो है मछली के रूप में लोकप्रिय गैम्बूसिया प्रजाति का उपयोग कई देशों में वेक्टर जनित रोगों के संचरण की जांच के लिए जैव नियंत्रण उपाय के रूप में किया जाता है। अगला है अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से निकाला जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है और अंगोरा जो है बकरे से मोहेयर प्राप्त होता है। अंगोरा बकरे से क्या होता है? मोहेयर प्राप्त होता है। अगला है एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है। 2 वर्ष बाद वह कांटी क्या होती है? उसी जगह पर रहेगी। 2 वर्ष बाद भी वो कांटी क्या रहेगी? उसी जगह पर रहेगी। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी अगर हम ठोकते हैं तो 2 वर्ष बाद वह कांटी उसी जगह पर रहेगी, क्योंकि जो पौधे की लंबाई है वो शीर्षस्थ विभज्योतक द्वारा बढ़ती है। शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ और टहनी के सिरे पर उपस्थित होता है, क्योंकि तने में जो कील ठोकते हैं वो नहीं बदलेगी और इस स्थिति में जो अस्थायी ऊतक है वो विभाजित नहीं होता है। इस स्थिति में क्या होता है? अस्थायी ऊतक विभाजित नहीं होता है। अगला है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आर्विड कार्लसन को। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरो साइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को वर्ष 2000 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपकपी, अकड़न तथा गति क्षमता का कारण बनता है। और उनके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है और इसके लिए एक कारगर औषधि विकसित किया गया है, एल-डोपा। कारगर औषधि क्या है? एल-डोपा विकसित किया गया है। अगला है कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, अगला है बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो किसके प्रतिरोध के लिए? HIV एड्स के लिए। भारत में एड्स की रोकथाम के लिए बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल आवाहन की शुरुआत 2003 में हुई थी। अगला है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा कितना? तो जो है कितना होगा? 36.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में इसका मान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अगला है डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। कौन सी है हास्य गैस? नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयोग होने वाली जो गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है और यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है। इसमें ना ही रंग होता है और ना ही गंध होता है। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है, केवल बी कोशिकाओं द्वारा। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बी कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होती है और जब कोई एंटीजन की कोशिकाओं के संपर्क में आता है तो यह भी बी कोशिका को विभाजित कर देता है और क्लोन करने का कारण बनता है। क्लोन करने का ये क्लोन भी जो है कोशिकाएं शरीर के रक्त प्रवाह और लसिका प्रणाली में लाखों एंटीबॉडी जारी करती है और एंटीबॉडी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है? मजबूत बनाता है। कहीं कहीं पे जो है आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे से ऐसा नहीं रहेगा। अगला है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या करते हैं? तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि मानव एवं अन्य जीव क्या हैं? सर्वाहारी हैं। मांसाहारी द्वितीयक या गौण उपभोक्ता हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है और प्राथमिक उत्पादक पौधे हैं। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? पोलियो की जो बूंद है ये किस उम्र
में दे सकते हैं? तो 1 साल की उम्र में। आमतौर पर जन्म के समय नवजात शिशु को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, जो शुरुआत में शिशु की सुरक्षा करती है। पोलियो इंजेक्शन की पहली खुराक जन्म के 6 हफ्ते में दी जाती है। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? जो चेचक है उसका टीका कहाँ से बनता है? भेड़ों से। भारत में भेड़ और बकरी चेचक के टीकों के लिए रोमानियन स्ट्रेन और रानीपेट स्ट्रेन से भी टीके को विकसित किया गया है। ये टीके जीवित शीनकृत रूप में क्या है? उपलब्ध हैं। वसा और तेल युक्त भोजन मिलाए जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है। वसा और तेल युक्त भोजन मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। विदित हो कि एंटीऑक्सीडेंट वे रसायन हैं जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को क्या करते हैं? रोकते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्सैलिक अम्ल का। टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है। इसका रासायनिक सूत्र COOH2 है और ऑक्सैलिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो प्रायः हरी पत्तेदार सब्जियों में अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे पालक में। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है और साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? जितने भी खट्टे फल हैं उनमें पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो प्रोटिस्टा समूह में कौन शामिल नहीं है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो जीव हैं वो प्रोटिस्टा समूह में शामिल नहीं है। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो जीव हैं वो प्रोटिस्टा समूह में शामिल नहीं है। हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक जीवों को जंतु जगत में तथा सभी हरे पौधों को पादप जगत में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अगला है लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं, खासतौर पर वे सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेत के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? कौन से विकिरण का? तो इंफ्रारेड विकिरण का। अवरक्त विकिरण यानी कि इंफ्रारेड का उपयोग शरीर में दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो बायोलॉजी है वो कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग फिजिक्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। धन्यवाद।